डॉक्टर साहब, कौसर काज़मी साहब ने जिस तरह कहा कि इमरान खान को अगर इस तरह छोड़ा गया एनआरओ के जरिए तो फिर गटर के ढक्कन चुराने वाले को भी छोड़ना पड़ेगा। आपका ओपिनियन क्या है? और ये जो एनआरओ की बात इरफान सिद्दीकी साहब कर रहे हैं कि पीटीआई एनआरओ मांग रही है, आपका जवाब क्या है इस पे सर? देखिए, इस तरह है कि अभी इन्होंने बात की है, वो जो गौहर अयूब साहब इनकी पार्टी में थे, हमारी पार्टी में तो नहीं थे। इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, तो जब फॉरेन मिनिस्टर बनाया था तो उसके बाप दादा के चेक कर लेते। उस वक्त तो आपको नहीं हुआ था। उसके बाद आप ही लोग कहते थे कि दौलत हमारे जो सर, वो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की पोजीशन शायद कोई और बनाता है, हुकूमत नहीं सर। देखिए ना, अभी रिसेंटली पालकी शर्मा है, उसने इनके डिफेंस मिनिस्टर, इनके एक और लीडर है, बहुत पुराने लीडर है, उन्होंने, पालकी शर्मा ने कहा है कि जब भी ख्वाजा आसिफ साहब बात करते हैं वो एक्चुअली इंडिया का केस लड़ रहे होते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, और आपने मान ली वो बात। उन्होंने, आप सुन ले उनकी बातें, ठीक है? ना करें, उनके हवाले देने हैं सर। आगे बात करते हैं, दरमियान में मत बोले प्लीज। अच्छा, उसके बाद फिर ये सारी बातें अपनी जगह पर है। अब आ जाते हैं जी, देखिए ये जो कह रहे हैं ना, देखिए इसराह बेनजीर भुट्टो साहबा का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें वो जिक्र कर रही थी अल तौफीक ट्रस्ट का कह रही थी, और उसके अंदर मेरे ख्याल में वो यूके के कोर्ट की बात कर रही थी जहां पे हुदैबिया पेपर मिल और उसके रियाज से एवन फील्ड की सारी चीजें। मैं आफरीन है उस अल्लाह ताला उनको जन्नत दे उन दादा की कि जिन्होंने सिर्फ एक ही बेटे के बच्चों को सारी जायदादें दे दी, बाकी के उनको नहीं दी जायदादें। अजीब बात है, लेकिन खैर एनीवे, इस वक्त जो बात हो रही है उसकी हम सबको पता है कि किसने साइन करके थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन या थर्ड पार्टी को रेफरेंस करा के भाई मुझे यहां से निकाल दो, और मेरे ख्याल में 6 महीने से 3-4 महीनों से ज्यादा जेल में नहीं गुजारा, लेकिन शोर इतना मचाया सिर्फ इस बात पे कि एक शख्स ने एक पॉलिटिकल बयान दिया कि मैं एसी उतरवा दूंगा। उसका जो आज भी ये लोग शोर मचाते हैं वो अपनी जगह पर है। रही बात इमरान खान, अगर इमरान खान ने एनआरओ लेना होता ना, वो आज से मेरे ख्याल में कब 1.5 साल पहले इमरान खान जेल से बाहर होता या बनी गाला में होता, लंदन में होता। क्यों? उसको कहा गया था कि 3 साल के लिए खामोश रहो और जहां मर्जी जाओ। इमरान खान ने कहा 3 साल की छोड़ो, मैं 3 सेकंड के लिए भी खामोश नहीं रहूंगा। अगर उन्होंने करना होता तो वो बहुत पहले कर चुके होते, वो बहुत पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर करा के निकल गए होते हैं। और मैं इसकी मैं फर्स्ट हैंड, आप क्या कहते हैं, इमरान खान मंडेला बनेगा या भुट्टो? देखिए, इमरान खान ना मंडेला बनेगा ना भुट्टो बनेगा। भुट्टो ने बहुत सारे गलत काम किए, लेकिन भुट्टो एक उसूल पे खड़ा हो गया तभी आज तक जिंदा है। आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब का कोई मतलब पॉलिटिकली वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उसकी वजह यह कि वो कभी किसी एक बात पे खड़े नहीं रहे, इस वजह से हो गए। लेकिन मेरा जो असल चीज है ना, जो आपने शुरू में कहा था, देखिए आपने शुरू में कहा था, मैं मान लेता हूं, मैं मियां नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट दे रहा हूं, लेकिन मुझे बात बता दें, इसमें मरियम नवाज और मियां शहबाज शरीफ का तो कोई रोल था ही नहीं उसमें। वाई आर दे ऑन दैट थिंग? कि अगर हम 1998 के 28 में कर रहे, ये तो कहां से बीच में आ गए और टपक पड़े। तो देखिए, जब हम मस्ख करेंगे ना तारीख को तो इस तरीके से होगी। अब बात आ जाती है असल चीज इंपॉर्टेंट। अगर आप पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, बिल्कुल लगा लें। मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा सकता हूं, 10 और चीजें बता सकता हूं, और भी मैं आपको रेफरेंसेस दे सकता हूं, लेकिन उससे क्या इस मुल्क को फायदा होगा? नहीं होगा। इस मुल्क से फायदा सिर्फ एक चीज होगी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। याद रखें कि ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग वालों ने जो है, उन्होंने पाकिस्तान को ऑप्रेसिव रिजीम कहा हुआ है। ऑप्रेसिव रिजीम कहा हुआ है, उसका मकसद ये है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ का जो जुडिशरी सिस्टम है वो खत्म हो गया। जो पीसीओ जजेस थे उनको हमने खत्म करके हमने एग्जेक्टिव जजेस ले आए हैं। हमने वो जजेस ले आए हैं, वो बेंचेस ले आए हैं, जो हम टोटली अब एग्जेक्टिव के कंट्रोल में, एग्जेक्टिव जो चाहती है वो करेगी, जो नहीं चाहती वो नहीं करेगी। डॉक्टर साहब ब्रेक भी आ रही है, डॉक्टर साहब ब्रेक भी आ रही है। मैं चाह रहा हूं कि मैं एक जुमले के ऊपर काज़मी साहब का जवाब ले लूं ब्रेक पे जाने से पहले। काज़मी साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान अगर जिंदा निकला तो मंडेला बन जाएगा, जेल में मर गया तो भुट्टो बन जाएगा। आप जल्दी से मुझे जवाब दे दें इसका।
देखिए, मंडेला का तो वो सारा मामला, अलीमा खान की अभी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखी है। दूसरा, इन्होंने कहा जी नवाज शरीफ किसी बात पे खड़े नहीं होते। फिर इन्होंने भुट्टो के खड़े होने का सबूत दे कि भुट्टो जिंदा, बेशक भुट्टो जिंदा, लेकिन उस शख्स के हवाले से कह रहे हैं कि जो ह्यूटन का बादशाह है, जो ठीक। आज तक अपनी किसी एक बात पे कायम नहीं रह सका, उस इमरान खान के हवाले को सामने रख के कह रहे हैं कि कोई और बंदा खड़ा नहीं होता। एनआरओ तो पीपल्स पार्टी को भी मिला है, एनआरओ तो पीएमएलएन को भी मिला है। तो अगर आज पीटीआई को एनआरओ मिलता है तो इस पे आपको एतराज क्या है और क्यों है सर? पहले मुझे एतराज है अपने भाई सेनेटर हमायूं मोमन साहब की एक बात पे, बस तो 1 मिनट से कम लूंगा आपका टाइम। जतोई साहब, इन्होंने हवाला दिया उस शख्स का, गौर अयूब का, कि जिसके वालिद को फील्ड मार्शल होते हुए भी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना सके। जिया दौर में जो एटम बम तैयार था और उसका जो बटन है वो नहीं दबा सके, वो भी एक आमर जर्नैल थे। लेकिन जिस शख्स ने ये काम किया उसको क्रेडिट नहीं दे रहे, जिसके हवाले से इसी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अल्लाह करवट करवट उनको जन्नत और सुकून दे कब्र में, उनके ये अल्फाज थे कि ये कौम जो है ताउम्र नवाज शरीफ की ममनून रहेगी। फिर उन्हीं के अल्फाज थे कि अफवाज पाकिस्तान ने भी ये तमाम फैसला उस नवाज शरीफ पे छोड़ा जिसने फिर तमाम धमकियों के बावजूद ये अमल कर गुजरा। तो ये जो चीजें हैं, इनसे तो तारीख मस्ख नहीं हो रही, ये तो तारीखी हकायक हैं जो हम बयान कर रहे हैं बार बार। भाई, बनाने में और करने में बड़ा फर्क है। बेशक जिन्होंने बनाया कमाल किया, लेकिन सख्त प्रेशर में जिसने ये काम किया उसका बहरहाल क्रेडिट बनता है और बहुत ज्यादा बनता है। माय क्वेश्चन। अब आप आ जाएं एनआरओ की तरफ। एनआरओ की जहां तक बात है मेरे भाई, हमने तो ये बात हमेशा डे 1 से ये कर रहे हैं कि एक बंदा जो अरबों की चोरी में मुलव्वस होकर जेल में है, उसको किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नहीं छोड़ा जाता। हम ये डे 1 से कह रहे हैं कि सर नवाज शरीफ सऊदी अरब कैसे गए थे सर? मैं भाई उसी तरफ आ रहा हूँ जोई साहब, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सर, अब जो बोगस केसेस बनाए गए, एक आमर का आप हवाला दे रहे हैं जिसने एक शब खून मार के जमहूरियत पे एक शख्स को चलता किया। उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उस दौर के अंदर अटक किले के अंदर पूरे खानदान को वहां पे भेज दिया जाता है। वो एनआरओ नहीं था भाई, ना उसको कोई बंदा एनआरओ कह सकता है। वो एक शख्स के बुग्स में मुब्तला होके जातियात पे आके जान से मारने के हवाले से भी उस दौर में बातें किसी से पोशीदा नहीं है। यहाँ पे तो एक क्लियर केस है आपके सामने, उससे किसी को कैसे छोड़ा जा सकता है? और वो शख्स जो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं डट के खड़ा है और डट के खड़ा है कप्तान, मैं झुकूंगा नहीं, मैं जेल में भी ठीक हूं, फिर उसी की हमशीरा बाहर आके कहती हैं 2024 नवंबर से लेके 2025 मई तक कुछ 4 दफा वो शख्स बार बार ये कह चुका है कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मुझसे बात करें। किसी एक बात पे आए तो सही ना। जो आपसे गुनाह सरजद हो गया उसकी कौम से माफी मांग ले, चाहे वो 9 मई के हवाले से बातें हों या दीगर मामलात में। अब जहां पे एक क्लियर कट चोरी है उससे जान छूटना मुश्किल है ना। वो तो अदालत से सजा हुई है, अदालत से आपको माफी मिल सकती है, इंसाफ मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है। जाएं वहां पे दरवाजे खटखटाएं। यकीनन आप तो बड़ा ये कहते होते थे कि भाई तलाशी तो कोई मसला नहीं है। अब अगर तलाशी के बाद सजा हो गई है तो फिर कायम रहे, जरा डट के रहे उस पे।